हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट वीडियो गुरु में। यस, द टॉपिक इज स्टिल कंटिन्यूइंग। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अभी भी चल रहा है। अब तक से हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अलग अलग फॉर्म्स में यूजेजेस देखे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अलावा। नाउ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर रिसर्च एंड प्रोफेशन क्या क्या होते हैं, लेट्स सी। अ मीडिएवल फोररनर ऑफ केमिस्ट्री। आपको एक ऐसे पर्सन के बारे में पूछा जा रहा है जिसको एक मीडिएवल फोररनर माना जाता है। कौन से सब्जेक्ट का? केमिस्ट्री का। आपके ऑप्शंस हैं एल्केमी, एंकर, एस्ट्रोनॉट एंड बॉटनी। अब जहां तक आपको वर्ड्स की अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगा तो हम यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के लिए बात कर रहे थे? केमिस्ट्री के लिए। विच वॉज द वर्ड जो रिजेंबल कर रहा था केमिस्ट्री वर्ड को? अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप किस वर्ड से याद रख सकते हैं? सो द आंसर हैज टू बी एल्केमी। एल्केमी उन्हें बोला जाता है हु आर नथिंग बट अ मीडिएवल फोररनर ऑफ केमिस्ट्री। अब जो बचे हमारे तीन वर्ड्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। एंकर किसे कहते हैं? सिंपली आपके किसी भी रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम में जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? एंकर कहते हैं, राइट। नाउ एस्ट्रोनॉट किन्हें कहते हैं? अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट। नाउ एनी पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रैवल इन अ स्पेसक्राफ्ट इज एन एस्ट्रोनॉट। बॉटनी क्या होगा? खैर ये आपके साइंस के लिए चला जाता है, एक फील्ड है। नाउ बॉटनी इज अ फील्ड और अ साइंटिफिक स्टडी। और ये किसका स्टडी है? फिलोसॉफी स्ट्रक्चर्स का, जेनेटिक्स का, इकोलॉजी का, या फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन प्लांट्स का। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी हैव अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटिफुल राइटिंग्स। आपने देखा होगा बहुत सारे शोज ऐसे होते हैं या बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे हम सिर्फ हैंड राइटिंग पे वीडियोस बनाते हैं जहां पे हम डिफरेंट फॉर्म्स में लिखते हैं और फिर उसको हम बोल्ड या फिर इटैलिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटिफुली। उस आर्ट को क्या बोला जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कार्टोग्राफर, कैलीग्राफर, कोरियोग्राफर एंड शॉफर। अब आप इजीली एलिमिनेट दो ऑप्शंस तो कर रहे हो। वो कौन कौन से हैं? एक कोरियोग्राफर है, एक शॉफर है, राइट। सो बचे हमारे पास दो और ऑप्शंस, एक है कार्टोग्राफर और एक है आपका कैलीग्राफर, राइट। सो द आंसर इज कैलीग्राफर। अब कार्टोग्राफर क्या होता है? अगर आप लोग क्लास 8-9 में जाओगे तो आपको याद आएगा जब हम मैप्स के बारे में पढ़ते थे, मैप जब चैप्टर आता था और जब हम मैप्स के बारे में पढ़ते थे तो पर्सन वो किसे कहा जाता था? जो पर्सन आपके मैप्स को ड्रॉ या फिर प्रोड्यूस कर रहा होता था। आई थिंक आपके इंट्रोडक्शन का थर्ड लाइन होता था और वो पर्सन को हम कहते थे कार्टोग्राफर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैलीग्राफर कौन है तो कैली वर्ड याद रखिएगा। कैली जो वर्ड है इट इटसेल्फ मीन्स हैंडराइटिंग, ठीक है। तो कैलीग्राफर कौन होगा? जिसकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है। अब हम जब कार्टोग्राफर की बात कर रहे हैं तो आप ऐसे समझिएगा कि कार्टोग्राफर इज अ पर्सन who can draw or produce maps. Then comes choreographer. सही है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कोरियोग्राफर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके डांस सीक्वेंसेस को, फुटस्टेप्स को या परफॉर्मेंसेस को सीक्वेंशियल तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, राइट। नेक्स्ट वी हैव अ शॉफर। शॉफर एक बहुत बहुत क्लियर वर्ड है जो बच्चे जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं उनको। अब देखो रिलेट इसको आपको कैसे करना है। एक ऐसा पर्सन जो आपकी कोई प्राइवेट या फिर हायर्ड कार को ड्राइव करने के लिए रखा गया है उसको हम शॉफर कहते हैं। जनरली ये जो टर्म है ये इंग्लैंड में ज्यादा यूज किया जाता था, इसके बाद इसका प्रचलन बाकी सारे देशों में हुआ है। सो शॉफर आप कैसे समझोगे? एक ऐसा पर्सन जिसको हम एम्प्लॉय करते हैं, जिसे आप पैसे देते हो एक ऐसी कार चलाने के लिए जो कि प्राइवेट हो या फिर हायर्ड कार हो। क्लियर? बेसिकली ड्राइवर का सेंस अगर याद रख पाएंगे तो आपको शॉफर अपने आप याद हो जाएगा। लेट्स मूव फर्दर। Now, a secret or disguised way of writing. This is very interesting. एक secret या disguised एक way of writing होता है जिसमें सिर्फ codes को use किया जाता है या फिर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को use किया जाता है जो randomly place किए जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं जो हो सकता है कोई ऐसा कोड हो जिसको डिकोड करने के लिए इन लोगों को हायर करते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं या ये कौन सा वे होता है जिसमें हम किसी भी राइटिंग को डिस्गाइज्ड वे में भी आइडेंटिफाई कर पाए, उसे हम बोलते हैं साइफर। सो साइफर इज नथिंग बट अ सीक्रेट एंड डिस्गाइज्ड वे ऑफ राइटिंग। यहाँ पे अलग अलग कोड्स होते हैं जिनके आप लोगों ने देखा होगा कई सारे मूवीज वगैरह में इनको बहुत ज्यादा यूज किया गया। इसका स्पेशली यूजेज हमको जहां तक याद आ रहा है वो मम्मी में था, जहां पे डिकोड किया गया था सिर्फ न्यूमेरिक और कैरेक्टर्स की ड्रॉइंग के थ्रू कि वो क्या कन्वे करना चाह रहा था मीनिंग।
Now we have 3 more options left. One is curator, chronobiology and compere. अब curator कौन होता है? Now curator is a person जिसके पास custody होती है, या फिर आप जिसको समझ लीजिए he is a person who is a caretaker of a museum or other collection. So आप कैसे याद रखोगे? curator कौन होगा? A person जिसके पास custody है किस चीज की? म्यूजियम की या किसी अदर कलेक्शन, जैसे कहीं पे भी अगर एक्टिविटी हो रही है उसकी जगह की देखभाल करने की. Chronobiology. Now chronobiology is a branch of biology which is concerned with cyclical philosophical phenomena. जहां पे cyclical philosophical phenomena आता है. अब आप इसको याद कैसे रखोगे? If you remember, chrono word का मीनिंग कहां से आता है? टाइम से आता है. हमने आपको क्या बताया था? क्रोनोलॉजी कहां से आती है? टाइम से आती है ना? तो जब भी किसी चीज में पीरियड ऑफ टाइम या फिर साइक्लिकल फिलोसॉफिकल फिनोमिनन्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्रोनोबायोलॉजी. द नेक्स्ट टर्म इज कंपेरी. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंपेरी? He is a person who introduces the performers or contestants on a variety show. मतलब जैसे आपके एंकर होते हैं, एंकर क्या कर रहा होता है? वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है. कंपेरी उन लोगों को बोला जाता है जो लोग आपके शो पे, वो एंकर भी हो सकता है. खैर अब तो यहाँ पे एक ही पर्सन अलग अलग काम भी कर रहा होता है, बट याद रखिएगा जो पर्सन सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है आपके कंटेस्टेंट्स को या फिर आपके परफॉर्मर्स को किसी भी काइंड ऑफ शो में, उसको हम कंपेरी कहते हैं. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर. The next we have study of statistics. Statistics की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? अब देखो यहाँ पे हम डेमो वर्ड का यूज कर रहे हैं. हम आपको ये पहले से एक ब्रीफ आंसर दे देते हैं. डेमो का मतलब ही होता है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आपका आंसर क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी. बच्चे हमारे पास फ्लोरिस्ट, गेनियोलॉजी एंड डैक्टियोलॉजी. अब अगर फ्लोरिस्ट की बात की जाए तो क्या ये समझाना है? फ्लावर्स को जो कट करके अरेंज करता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लोरिस्ट. नेक्स्ट इज गेनियोलॉजी. नाउ व्हाट इज अ गेनियोलॉजी? अ लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड इन कंटिन्यूअसली एज एन एंसेस्टर. मतलब एक ऐसी लाइन जो एंसेस्टर्स के साथ चली आ रही है. अब आप इस वर्ड को याद किसे रखोगे? जीन वर्ड के साथ. जेनेटिक हम किसको बोलते हैं? एक ऐसी चीज, अगर हमारे में कोई कैरेक्टर जेनेटिक है, अगर आप बोल रहे हैं कि इस बच्चे की आंखें बड़ी हैं, इसके फैमिली में सबकी आंखें बड़ी है, मतलब ये एंसेस्टर से चली आ रही है, वही चीज को कहा जाता है गेनियोलॉजी. ये एक ऐसा लाइन या फिर एक ट्रेस कंटिन्यूअसली ऑर्डर होता है जो एंसेस्टर्स के थ्रू चला आ रहा होता है. द नेक्स्ट इज डैक्टियोलॉजी. डैक्टियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? जब जैसे कि नॉर्मली अगर हम बोलेंगे ना तो ये हमारे लिए चला जाएगा. जब हम देखिए कई बार जब समझाते हैं तो बहुत ज्यादा हैंड्स का और फिंगर्स का मूवमेंट यूज करते हैं, है ना? चाहे तो हम ऐसे भी पढ़ा सकते हैं, बट कहा जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा फिंगर या फिर हैंड्स को यूज करके मैसेजेस कम्युनिकेट करते हैं, खैर ये कोई आर्ट नहीं है, ये हमारा तरीका है पढ़ाने का, बट जो लोग इससे कम्युनिकेट करते हैं मैसेजेस, स्पेशली फॉर पीपल हु आर ब्लाइंड और हु कैन नॉट हियर, ठीक है, डेफ एंड ब्लाइंड पीपल के लिए जो आपके ऐसे मैसेजेस को कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं फिंगर और हैंड्स को, उन्हें हम बोलते हैं डैक्टियोलॉजी. क्लियर? लेट्स मूव फर्दर. अ पर्सन हु कंपाइल्स डिक्शनरी. आपके लिए तो इस पर्सन का कोई भी कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं होगा, कोई भी नहीं पढ़ना चाहता है डिक्शनरी को, बट अ वेरी स्ट्रेनियस जॉब. एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरी को कंपाइल कर रहा होगा, सोचिए वो वर्ड क्या जाएगा? Lexicographer is the term. Lexicographer are people who actually compile dictionaries. अब इसमें हमारे जो टर्म्स आते हैं वो है इन्विजिलेटर, ओडोंटोलॉजी एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस. अब इन्विजिलेटर कौन है? आपने 11-12 में एग्जाम दिया है, बोर्ड एग्जाम्स 10 में दिए हैं. वो पर्सन कौन होता था जिसको कोई खुशी से नहीं देखता, उसे हम क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर. वन हु सुपरवाइजेज इन द एग्जामिनेशन हॉल. वो पर्सन जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको सुपरवाइज कर रहा होगा उसे हम क्या कहते हैं? इन्विजिलेटर. ओडोंटोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी और स्ट्रक्चर एंड डिजीजेस ऑफ टीथ. ओडोंटो वर्ड जो है ये टीथ से रिलेटेड है, ठीक है, इनको हम टीथ से रिलेट करते हैं, तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा स्टडी जहां पे टीथ के बारे में, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाई या फिर डिजीजेस के बारे में पढ़ाई होती हो, वो हो जाएगा ओडोंटोलॉजी. ज्यूरिस्प्रूडेंस. ज्यूरिस वर्ड किससे आता है? लॉ एंड ऑर्डर से. ज्यूरिसडिक्शन जैसे आता है ना, जुडिशियरी आता है, उसी तरीके से अगर हम बोले तो ज्यूरिस वर्ड इटसेल्फ मींस लॉ एंड ऑर्डर. क्लियर?
अब ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? दिस इज द फिलॉसफी ऑफ लॉ, थ्योरी जिसपे लॉ आधारित है, उसको हम बोलेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वेन्यूज, मतलब प्लेसेस के लिए कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज किए जा सकते हैं। अ लार्ज केज, बिल्डिंग और एनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स इन, एक ऐसा लार्ज केज, बिल्डिंग या फिर एनक्लोजर जहां पे बर्ड्स को रखा जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है? बचपन से पढ़ा है, बताइए। यस, आंसर इज एवियरी। जो आपके बाकी तीन ऑप्शंस हैं वो है आर्चीव्स, अबैटोर एंड एपियरी। अब ये तो आसान है, एवियरी अगर बर्ड्स के लिए यूज होगा तो याद रखिएगा, एपियरी आप बी हाइव्स के लिए यूज करते हो, मतलब जहां पे बीज को रखा जाता है उसे हम एपियरी कहते हैं, राइट? तो ये दो ऑप्शंस तो क्लियर हो गए, बचा आर्चीव्स और अबैटोर। Now, archives is a collection of historical documents. Archives क्या बोला जाएगा? जहां पे historical documents, जो किसी भी जगह या लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसके कलेक्शन को आर्चीव्स बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं जिनका बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी होता है। इन जगहों की बहुत महत्वता होती है क्योंकि ये आपको पास्ट के बारे में डेटा दे रहे होते हैं, वो भी उन बुक्स के थ्रू जो शायद बहुत रूइन हो गए होंगे और जिनको तरीके से रखा गया है कहीं पे संजो के। अबैटोर, अबैटोर क्या होता है? अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड। यस, वो प्लेस जहां पे हम एनिमल्स को या फिर कैटल को हम मारते हैं, उसे हम कहते हैं अबैटोर। लेट्स मूव फर्दर। अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा बताइए, उस जगह को क्या कहेंगे जहां पे लड़ाई हो रही होती है? लड़ाई वर्ड से चलिए आपको ले चलते हैं हम ग्रीस में। जब भी वहां पे एक लायन को किसी पर्सन के साथ लड़ाया जाता था, तब तक जब तक दोनों में से कोई एक ना मर जाए, तो वो जगह क्या होती थी? तो वो जगह होती थी एरिना। सो बेसिकली कहीं पे भी अगर एक्टिविटी चल रही है, डिबेट है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो अरीना में होता है। क्लियर? द नेक्स्ट इज आर्सेनल। आर्सेनल जो वर्ड है, आर्से, ये मतलब होता है वॉर वेपन्स। इसका मीनिंग होता है वॉर वेपन्स, ठीक है? अब अ कलेक्शन ऑफ वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट को एक साथ आर्सेनल बोलते हैं। असाइलम, मेंटल असाइलम वर्ड सुना होगा, उसी से जोड़ लीजिए। यस, जहां पे मेंटली इन लोगों की केयर की जा रही हो या फिर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां इनकी देखभाल की जाती है, उसको असाइलम कहते हैं। कैश, कैश क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इन अ हिडन प्लेस। जैसे कि मान लीजिए कई सारे जगहों पे देखिएगा, जब भी कोई एक हंट होता है तो हम बोलते हैं ना, कैश को खोजिए। ये कैश क्या है? CACHE जो वर्ड है, इसका मीनिंग होता है एक जैसे आइटम्स जिन्हें रखा गया है किसी हिडन प्लेस पे। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव अ रूम इन पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट। ये एक ऐसा प्लेस होता है, जनरली ये इंडिया में प्रैक्टिस नहीं होता है, ये आप बहुत रेयर देखोगे। बड़ी सिटीज में अब प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो गया, जैसे आपका बेंगलुरु हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया। यहाँ पे एक प्लेस होता है, एक देयर इज अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग। पब्लिक बिल्डिंग होगा, उसमें कमरा होगा जहां पे बाहर के लोग आके अपना लगेज या क्लोथ्स हैंग करके रख सकते हैं, ठीक है? और उस जगह की देखभाल करने के लिए भी एक पर्सन रहता है, उसको हम कहते हैं क्लॉक रूम। नाउ क्लॉक इज द जैकेट और द लॉन्ग कोट दैट यू आर वेयरिंग। जो लॉन्ग कोट या जैकेट होता है, हैरी पॉटर मूवीज देखी है ना, बस वहां पे क्लॉक याद है क्या था? ब्लैक कलर का जो क्लॉक पहनते थे आपके प्रोफेसर्स, उनको क्लॉक कहते हैं। और ये जनरली आपके फॉरेन में ही प्रैक्टिस होता है। अब जाके कुछ यहाँ पे इंडियन स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट इज कसिनो। डू आई नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज अ पब्लिक रूम और बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड। एक ऐसा पब्लिक रूम या बिल्डिंग जहां गैम्बलिंग होती है, ठीक है? कॉन्वेंट, ये कम्युनिटी होती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी। कॉन्वेंट जो है वर्ड, ये क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ही आता है, जहां पे जितने आपके मोनास्टिक नन्स हैं, है ना, नन्स जो लोग प्रैक्टिस करते हैं या सिखाते हैं बच्चों को, वो लोग एक जगह पे मोनास्टिक वाउस के तहत रहते हैं। मतलब उनके ऊपर मोनास्टिक वाउस होंगे कि उनको किस तरह का जीवन जीना है, उनको कितने बजे उठना है, कितने बजे प्रेयर करना है, कितने बजे अलग अलग चीजें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना है, उसे हम कॉन्वेंट कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। क्रेश, क्रेश का मीनिंग क्या होता है? दिस इज अ नर्सरी वेयर बेबीज एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर्ड ड्यूरिंग द वर्किंग डे। आर यू गेटिंग माई वर्ड? इसका मीनिंग होता है जब भी मान लीजिए कोई पेरेंट जो बाहर हैं,
जो काम करते हैं। अब अगर उनको जॉब अभी भी करना है, अब उनका बेबी कहाँ जाएगा? वो एक ऐसा नर्सरी होता है जहां पे छोटे बेबीज को या फिर चिल्ड्रन को रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है। जैसे आया लोग रखते हैं ना हम लोग, वो आया लोगों की जहां पे केयर होती है उसको हम क्रेश बोलते हैं। यहां पे बहुत सारे बच्चे जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव अ लार्ज बेडरूम फॉर अ नंबर ऑफ पीपल इन अ स्कूल और इंस्टीट्यूशन। छोटे पे जब भी कभी डराया जाता था तो कहता था कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो डॉर्मेटरी भेज देंगे। अब ये डॉर्मेटरी क्या है? एक ऐसा बेडरूम, इट्स अ लार्ज रूम जहां पे बहुत सारे बच्चे एक ही स्कूल या इंस्टीट्यूशन में रह रहे होते हैं। बाकी आपके जो 3 बचे वर्ड्स हैं वो हैं ड्रे, ग्रैनरी एंड हैंगर। ड्रे का मतलब होता है अ नेस्ट ऑफ अ स्क्विरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मास ट्विग्स इन अ ट्री। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ के तनों से जो एक छोटी सी नेस्ट बना दी जाती है उसे हम कहते हैं ड्रे। ग्रैनरी होता है थ्रेश्ड ग्रेन्स के लिए जो रखा जाता है। ग्रेन से याद रख लीजिएगा, अगर आप कभी इसमें दिक्कत भी हो तो आप इसको ग्रेन वर्ड से याद रखिएगा। जहां पे थ्रेश्ड ग्रेन को रखा जाए उसको हम कहते हैं ग्रैनरी। हैंगर, हैंगर क्या होगा? इट इज अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट। ये बहुत अमीर लोगों के घर में होता है। ये एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहां पे बहुत लार्ज एरिया होता है, जहां पे आप अपने मतलब प्राइवेट जेट हो गए या फिर एयरक्राफ्ट हो गए, आप उनको लैंड करवा सकते हो। इसको हम कहते हैं हैंगर। चलिए, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स स्लीप, उस प्लेस को क्या कहेंगे जहां पे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं? लेयर। लेयर वो जगह होती है जहां पे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स एक साथ होते हैं। ठीक है, हम उसको फॉरेस्ट वर्ड नहीं देते, हम कह रहे हैं लिव करते हैं। वो शायद पर्पस के लिए हो, हैबिचुएशन के लिए हो, इसीलिए उसको लेयर बोला जाता है। बचे 3 वर्ड्स आपके हैं मिंट, ऑर्चर्ड एंड स्कलरी। मिंट का मीनिंग होता है अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड टोकन्स आर मेड। वो जगह जहां से कॉइन्स हो गए, मेडल्स हो गए, टोकन्स हो गए, बन के बाहर निकलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिंट। देन यू हैव ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड, एप्पल ऑर्चर्ड, ग्रेप ऑर्चर्ड, उसका मीनिंग क्या होता है? एक ऐसा प्लेस जहां पे ट्रीज को, फ्रूट्स को प्लांट किया जाए, प्लांटेशन के लिए जो जगह को यूज की जाती है। स्कलरी, स्कलरी कल्ट्री से याद रख लो। ठीक है, तो ये किचन से रिलेटेड होगा। एक ऐसा किचन या एक ऐसा रूम जहां पे हम सारे गंदे बर्तन या फिर अपने हाउस होल्ड वर्क के बारे में जो डर्टी वर्क है उसको वहां पे क्लीन करते हैं। एग्जैक्टली। और ये जनरली हाउस के बैकयार्ड्स में होता है। जनरली गांव वगैरह में देखिएगा, इसमें ऐसी जगह पे होता है जहां पे आपका रूम छोटा सा होता है, पीछे की तरफ में एक नल होता है जहां पे आप घर के सारे गंदे बर्तन या फिर अपनी लॉन्ड्री को आप वॉश कर रहे होते हो। अगर इंग्लिश में उसको कोई टर्म देना हो जाएगा तो वो स्कलरी हो जाता है। क्लियर? चलिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर मर्डर और डेथ। अगर आप अपने ही बेटे या बेटी को मार रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर फिलिसाइडिंग। आप क्या कर रहे हैं? फिलिसाइड। बाकी बचे वर्ड्स हैं आपके कॉटिएज, एलेजी एंड एपिथा। ना एपिथा का मीनिंग क्या होता है? लेट्स सी। ये एक ऐसा फ्रेज है जो कि हम किसी भी डेड पर्सन की मेमोरी में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, अब आपको बोला जा रहा है इनके मेमोरी में आप कुछ कहिए, तो जो आप बोलेंगे उसको हम कहेंगे एपिटाफ। द नेक्स्ट इज एलेजी। एलेजी का क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ अ पोएम। अब ये दोनों वर्ड्स ई से जुड़े हुए हैं, तो याद रखिएगा जब भी कोई रिटन फॉर्म में कुछ लिखना होगा, फ्रेज हो गया या लेटर हो गया, तो वो एपिटाफ। और अगर वही चीज आपके पोएम्स की सीरीज होती है तो उसको हम कहते हैं एलेजी। कॉटिएज, कॉटिएज क्या होगा? वो फ्यूनरल के लिए जो लाइन से प्रोसेशन निकलता है उसको कॉटिएज कहते हैं। जब किसी की डेथ हो जाती है, हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग एक साथ लाइन में उस डेड बॉडी के साथ जा रहे होते हैं, उसको हम इंग्लिश में कॉटिएज कहते हैं। क्लियर? नाउ किलिंग ऑफ इन्फेंट्स, डू आई नीड टू से दिस? इन्फेंटिसाइड। अब बाकी बचे जो 3 वर्ड उनके बारे में पढ़ते हैं। इंटरमेंट का मीनिंग क्या होगा? इट इज अ ब्यूरियल ऑफ अ कॉर्प्स इन अ ग्रेव और टॉम्ब। किसी भी कॉर्प्स में या ग्रेव और टॉम्ब में किसी भी चीज का ब्यूरियल, मतलब किसी डेड बॉडी का ब्यूरियल को हम कहते हैं इंटरमेंट। मतलब बीच के वक्त को जो दफनाया जाता है उसको कहते हैं इंटरमेंट। फ्रैक्ट्रीसाइड, फ्रैक्ट्रीसाइड इज किलिंग ऑफ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। होमिसाइड, बस एक दूसरे को मारना, इज नथिंग बट होमिसाइड। अब इसमें क्वेश्चन इंटरमेंट से कई बार आ चुका है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। A news article that reports a recent death of a person. उस न्यूज आर्टिकल को आप क्या बोलेंगे जिसमें किसी भी recent death of a person के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम कहते हैं obituary। बाकी बचे आपके parricide,
पैट्रिसाइड एंड रेजिसाइड, इससे एक क्वेश्चन आ चुका है आपके एमटीएस में, याद रखिएगा, इट इज नथिंग बट किलिंग ऑफ किंग। पैट्रिसाइड फादर, पैट्री पापा से जो वर्ड आता है वो पैट्री होता है, ठीक है। तो पैट्रिसाइड अगर होगा तो पैट्री से पैट्री वर्ड याद रखिएगा, तो इट रिलेट्स टू फादर, सो इट इज नथिंग बट किलिंग ऑफ फादर। साइड वर्ड जहां भी दिख रहा है वो किलिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज पैरिसाइड। ना पैरिसाइड क्या होता है? किलिंग ऑफ अ पेरेंट और अदर नियर रिलेटिव, मतलब पेरेंशियल प्लेस में, मतलब पेरेंट्स में जब आप सुसाइड या मर्डर अटेम्प्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं पैरिसाइड। क्लियर? यहां तक तो थे हमारे सारे वर्ड्स जो कि अलग अलग फॉर्म्स में थे। अब कुछ जनरल वर्ड्स के बारे में बात की जाए जिनसे क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम्स में। लेट्स रीड दीज। इनसे कुछ नहीं तो एक या दो बार एक्चुअली क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा एनुअल कैलेंडर विच कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डेट्स एंड डाइट टेबल्स, उसको हम क्या कहते हैं? एल्मेनाक। और जनरली ये जो कैलेंडर्स होते हैं ये आपके बड़े बड़े ऑफिसेज में होते हैं जहां पे हम नेचर रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज cold blooded vertebrate animal that is born in water and breathes with gills, amphibians। amphibians कौन होते हैं? जो कि वाटर में ही रहते हैं और वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, राइट। नेक्स्ट वी हैव अ शॉर्ट पोएम or a picture that can be interrupted to reveal a hidden meaning. This has been like taught you before. याद होगा, तो एलेगोरी हमने आपको पहले भी पढ़ाया था। एक ऐसा पोएम या पिक्चर होता है जिसमें कोई मीनिंग हिडन होती है, मतलब अगर उसको डिकोड किया जाएगा तो किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। चलिए, a nation or person engaged in war on conflict as recognized by international law, उन्हें हम कहते हैं belligerent। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म belligerent, 3 से 4 बार एग्जाम्स में ये टर्म पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, बायोप्सी, examination of tissue removed from the living body to discover presence, cause or extent of a disease। बायोप्सी क्या होती है? सिंपली हम क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू को या सेल को रिमूव करते हैं ताकि हम उसके जो वजह है या जड़ है उस कॉज को या एक्सटेंट ऑफ द डिजीज को पहचानने के लिए हम जड़ तक जा सके, उसे हम बायोप्सी कहते हैं। नेक्स्ट इज blasphemy। Now blasphemy is an action or offense of speaking scandalously about God or sacred things, profane talk। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं, आप जब भी किसी रिलीजियस एक्टिविटी या गॉड के अगेंस्ट बोलते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्लास्फेमी। क्लियर? नेक्स्ट, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, कोई भी ऐसी चीज जो ज्यादा देर तक न चले उसको हम कहते हैं एपहेमेरल, उसको हम कहते हैं एपहेमेरल। स्पोकन और डन विदाउट प्रेपरेशन, एक्सटेम्पोर। याद होगा आप लोग स्कूल में जाते थे तो अचानक से टीचर एक चिट देती थी और कहती थी अब आपको इस टॉपिक पे 5 मिनट तक बोलना था। उस कंपटीशन को इंग्लिश में क्या बोलते थे? एक्सटेम्पोर कॉम्पिटिशंस। तो जब भी आप विदाउट प्रेपरेशन बोलते हो तो उसको हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं। द नेक्स्ट इज रिलीज समवन फ्रॉम अ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, एक्सोनरेट, छोड़ दिया, अकेले कर दिया, ठीक है, किसी को भी उसकी ड्यूटी से हटा देना। नेक्स्ट इज फॉन्ड ऑफ कंपनी, ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस वो लोग होते हैं जिनको हमेशा फ्रेंड्स की कंपनी, फैमिलीज की कंपनी, लोगों के बगल में या इर्द गिर्द रहना अच्छा लगता हो। नेक्स्ट इज मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड इज इनडेलिबल, जिसे आप मिटा नहीं सकते। ऐसा मार्क जो इनग्रेव हो जाएगा, जो कभी मिटेगा नहीं, उसको हम कहते हैं इनडेलिबल, वो चीज जो मिट नहीं सकती। क्लियर? चलिए, next we have the practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as one's own, plagiarism। किसी भी आप बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, ये तो मेन टिप है ना। क्या होता है, जब भी हम लोग किसी और के थॉट को अपना आइडिया बना के प्रेजेंट कर देते हैं, हमने सोचा, आपने हमसे सुना, लेकिन जब आपको सीनियर को बताना था तो आपने बोला ये मेरा आइडिया था। अब ये क्या हो गया? ये प्लेगियरिज्म हो गया, जो कि आजकल हर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एनीथिंग विच इज सेफ टू ड्रिंक क्या होगा? पोर्टेबल। पोर्टेबल वो चीजें होती है जो आराम से पी जा सकती है, जो सेफ्टी होती है जिनमें। नेक्स्ट, द एम्बलेम्स ऑफ रॉयल्टी इज रेगेलिया, ठीक है, रीगल वर्ड ही रॉयल्टी से आती है, सो आप याद रखिएगा, द एम्बलेम्स ऑफ इंसिग्निया और रॉयल्टी इज रेगेलिया। नेक्स्ट, वायलेशन और मिसयूज ऑफ व्हाट इज सेक्रेड, वो चीज जिसको लोग बहुत मानते हैं या पूजते हैं, उसको आप खंडित कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा?
सैक्रिलिएज, याद रखिएगा सेक्रेड चीज को जब तोड़ा जाए तो सैक्रिलिएज, वो सेक्रेड वर्ड से ही आया है। द नेक्स्ट इज अ पोजीशन रिक्वायरिंग लिटिल और नो वर्क but giving the holder status or financial benefit is a sinecure. Clear? ये तो थे आपके सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट डे जब आपसे मुलाकात करेंगे तो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।